हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रहा हूँ। नोट्स आपके सामने हैं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये नोट्स निकाल लीजिए। और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले तो हमें इसकी मीनिंग समझनी होगी। अगर हम किसी भी चैप्टर के मीनिंग समझ गए तो समझो हमारा 50% चैप्टर पूरा हो गया। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ कितना हुआ है, उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है। अगर मैं इंडिया की कंपैरिजन अमेरिका के साथ करूँगा तो आप बोलोगे अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, उनका डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि अमेरिका ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया से। कंपैरिजन करें, या अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 50 साल पहले जो इंडिया था और आज जो इंडिया है तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो आप बोलो कि आज का इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स आपने देखे कि आपने बताया कि इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है। हो सकता है आपने 50 साल पहले देखा हो हमारे रोड्स इतने डेवलप नहीं थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था, रेलवे इतना डेवलप नहीं था। आज बहुत सारा डेवलपमेंट है इंडिया में, बट पॉपुलेशन भी तो है। आज से 50 साल पहले या इंडिपेंडेंट के टाइम पर हमारा पॉपुलेशन 25 से 30 करोड़ के बीच में था, और आज वो 130 करोड़ हो गया है। पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हम कैसे बोल सकते हैं इंडिया डेवलप्ड है? क्या पैरामीटर्स हैं? क्या इंडिया में सारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, क्या उन सबको एजुकेशन मिल पाती हैं? आपने बहुत सारे गरीब बच्चों को रास्ते पर, फुटपाथ पर देखा होगा, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? तो हम कैसे डिसाइड करें कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं? इस चैप्टर में हम ये सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द लॉन्ग रन, ये अंडरलाइन कर दीजिए, रिलेट्स टू द लॉन्ग रन। जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे तो हम लॉन्ग रन में बात करेंगे। इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, लॉन्ग रन में हमारा जो टोटल आउटपुट है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। रियल नेशनल इनकम मीन्स हमारी पूरी कंट्री की इनकम इंक्रीज़ होगी, एंड पर कैपिटा इनकम मीन्स पूरी नेशनल इनकम को जब पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि पर पर्सन एवरेज हमारी कंट्री में कितनी इनकम कर रहा है, उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? तो इंडिया की टोटल इनकम को इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो उसमें जो नंबर आएगा वो होगा एवरेज इनकम ऑफ पॉपुलेशन या पर पर्सन, जिसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। Such growth is possible due to the increase in the supply of factors of production like land, capital, labor and entrepreneurs ability and increase in their productivity। अब अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? सप्लाई, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज़ हो रहा है किस में? सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सप्लाई में इंक्रीज़ जो हो रहा है उसकी वजह से हमारा ग्रोथ हो रहा है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। In short, it can be said
that the supply of factors of production, their availability, their productivity and efficiency tend to increase, leading to a continuous increase in real national income and real per capita income. अगर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनका सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी रियल नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी एंड पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारी रियल इनकम पूरे इंडिया की इंक्रीज़ हो रही है एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है। Thus, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्वांटिटेटिव चेंजेस देखते हैं। अंडरलाइन कर दीजिए क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब हुआ कि हम पैसा कितना ज़्यादा कमा पा रहे हैं, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई, उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव चेंजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ शोज दैट इंक्रीज इन आउटपुट and gross national output through which a country's economic status is depicted, means stated। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम आउटपुट कितना इंक्रीज़ हुआ वो देखेंगे, नेशनल आउटपुट भी और कंट्री के लेवल पर, मीन्स कंट्री लेवल पर देखेंगे आउटपुट कितना इंक्रीज़ हुआ और उससे हम डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी क्या है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ टू कंट्रीज़। हम इस आउटपुट से, मीन्स हमारा जितना आउटपुट आ रहा है, आउटपुट का मतलब हो रहा है हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, हम पैसा कितना कमा रहे हैं उसमें से, उससे हम टू कंट्रीज़ का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके सामने टू कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री है ए, दूसरी कंट्री है बी। अब आप 5 साल पहले आपने देखा कि दोनों का आउटपुट, दोनों का प्रोडक्शन, दोनों की इनकम सेम थी, लेकिन आज ए कंट्री आगे है और बी कंट्री पीछे है, तो ए और बी कंट्री का कंपैरिजन भी हो सकता है यहाँ पर। नाउ डेफिनेशंस। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोफेसर हैंसन। अब प्रोफेसर ने बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम, हमारी नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए या उसकी टोटल क्वांटम में, मीन्स जो उसकी टोटल क्वांटिटी है उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए, इसे कहेंगे हम ग्रोथ। आज से 50 साल पहले पूरे इंडिया की टोटल इनकम कितनी थी और आज टोटल इनकम कितनी है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इंडिया ने कितना ग्रोथ किया है। A long-term increase in capacity of a country to supply economic goods to its people is known as economic growth। लॉन्ग टर्म में कितना इंक्रीज़ हुआ है हमारी कैपेसिटी में, हमारी कंट्री की कैपेसिटी में, टू सप्लाई इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स जो सप्लाई कर रही है कंट्री, लॉन्ग टर्म में उसकी कैपेसिटी में कितना इंक्रीज़ हुआ है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सो क्लियर हुआ आपका ग्रोथ की मीनिंग क्या है। ये एक क्वांटिटेटिव फैक्टर है, लार्ज स्केल पर देखा जाता है, लॉन्ग टर्म पर देखा जाता है। यहाँ पर हम रियल नेशनल इनकम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं और उस इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ है वो देखते हैं। टू कंट्रीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं, हमारा सप्लाई कितना इंक्रीज़ हुआ, हमारा आउटपुट कितना इंक्रीज़ हुआ, वो देखकर हम डिसाइड करते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कितना हुआ। क्लियर? नाउ ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। First, economic growth takes into consideration only the quantitative changes। हम यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस इग्नोर कर रहे हैं। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज़ अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। यहाँ पर हम
नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। यह मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, क्यों साइकोलॉजिकल चेंजेस हम इग्नोर कर रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डिपिक्ट्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सिर्फ आउटपुट पर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम इकोनॉमिक ग्रोथ में द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब पहले ये समझ लो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं। पहले मैं सिंगल एक पर्सन की बात करूँगा, फिर पूरी कंट्री की बात करूँगा। सपोज़ करो कोई एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए एक मज़दूर है और नॉर्मल सी इनकम है, फार्मर है, खेती करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है और अपना लाइफ जी रहा है। अब नॉर्मल इनकम है, एक्सपेंडिचर्स भी नॉर्मल होंगे। अब क्या हुआ कि उसका जो एग्रीकल्चर लैंड था उसके पास से ही एक नेशनल हाईवे निकला और रातों रात उसकी लैंड की जो वैल्यू है वो करोड़ों रुपए में हो गई। फाइनली उसने डिसाइड किया कि इतनी मजदूरी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और थोड़ा सा पैसा बच रहा है, क्यों ना मैं अपनी लैंड किसी बिल्डर को बेच दूँ। अब उसने वो लैंड 25 करोड़ रुपीस में बिल्डर को बेच दी। अब ये क्या हुआ, कल तक तो वो 5-10 हज़ार रुपये महीने कमाता था, आज उसके पास 25 करोड़ रुपए आ गए एक साथ। तो ये उसका क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट हो गया। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट मीन्स उसके पास पैसा बहुत सारा आ गया, उसका आउटपुट बढ़ गया। अब अगर वो 25 करोड़ रुपए बैंक में भी रख रहा है तो उसे 1 लाखों रुपए पर मंथ बैंक इंटरेस्ट दे रही है, वो भी विदाउट एनी हार्ड वर्क, बिना मेहनत के। अब इसके पास इतना पैसा आ गया, बट इसका क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं हुए। क्वालिटेटिव चेंजेस मीन्स इसका रहन सहन वही पुराने कपड़े जैसे मज़दूर था तब पहनता था, उसी टाइम पर जो उसकी आदतें थी वही कंटिन्यू रहेंगी। कहने का मतलब इसका क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट हो गया, पैसों में डेवलपमेंट हो गया। चलो एक वो कार भी लेकर आया, एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने 80 लाख रुपए की मर्सिडीज़ भी ले ली, लेकिन 80 लाख की मर्सिडीज़ के अंदर बैठकर भी वो बीड़ी पीता है। 80 लाख की मर्सिडीज़ में बैठकर भी वो अंदर बीड़ी पीता है। तो देखिए उसकी आदतें सेम रही, कोई फ़र्क नहीं हुआ। क्वांटिटेटिव चेंजेस हो गए, क्वालिटेटिव चेंजेस वही रहे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वही रहे। तो इसे कहते हैं कि क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट तो हो गया लेकिन उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ। और दूसरा, अगर मैं इसका रिवर्स करूं कि सपोज़ करो कि आज कोई बच्चा है जो 11-12 में पढ़ रहा है, बहुत ही पुअर है और आगे जाकर वो हाईली क्वालिफाइड होकर एक ऑफिसर बन जाता है, एक IAS IPS बन जाता है और उसकी इनकम कितनी भी कम हो या ज़्यादा हो डज़न्ट मैटर, बट उसके मैनर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो एक सोसाइटी का रेप्यूटेड पर्सन हो जाता है, सोसाइटी में उसका नेम फेम है, उसने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो इसे कहेंगे कि उसके क्वालिटेटिव चेंजेस हुए, वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कर लिया। क्वांटिटेटिव दैट मीन्स पैसा इतना नहीं कमाया, बट सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बन गया। आया समझ में? अगर मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करूं तो उनके पास पैसा इतना नहीं था जितनी उनके पास डिग्रियां थी और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो देखिए उन्होंने एजुकेशन को अपना हथियार बनाकर कितने सारे क्वालिटेटिव चेंजेस किए और इंडिया के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनमें क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं आए। दैट मीन्स उन्होंने पैसा इतना नहीं कमाया बट क्वालिटेटिव बहुत अच्छा किया। सो इसे कहेंगे कि उनके क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट
हुआ, नो डाउट प्रेसिडेंट रहे होंगे, बहुत अच्छी सैलरी होगी, बट वो डोनेट कर देते थे। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं हुए बट क्वालिटेटिव चेंजेस हो गए। और जो मैंने आपको फार्मर का एग्जांपल दिया उसमें उस फार्मर के क्वांटिटेटिव चेंजेस हो गए बट क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं हुए। तो ये है डिफरेंस। तो यहाँ पर वो बताया गया है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री का क्वांटिटेटिव चेंज देख रहे हैं लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं देख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऊपर जो हमने क्वेश्चन कवर किया दैट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The term economic development has a very wide meaning which includes economic growth, economic welfare and economic progress. Even in economic development, there is an increase in the real national income and per capita income, but economic development is not just about quantitative changes but also about qualitative changes. अब जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस देखते हैं, बट जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों की बात करेंगे। क्वालिटेटिव चेंजेस मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझा कर आया हूँ, एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट मीन्स पैसों में इंक्रीज़ होना, रियल इनकम इंक्रीज़ होना। डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन दोनों में डिफरेंस है। It is a multi-dimensional process. During the process of development, economic and social structure of the economy changes. Process of development, जब भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है कंट्री का सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, कंट्री की इकोनॉमी भी चेंज होती है। Along with economic progress, progress takes place in society too. इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब होता है सोसाइटी में भी प्रोग्रेस होता है। सोसाइटी में प्रोग्रेस होना मीन्स सोसाइटी एक दूसरे के लिए आगे आती है, एक दूसरे के लिए सोचते हैं। एंड सिर्फ क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होना दैट मीन्स पैसों में डेवलपमेंट होना। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम डिक्रीजेस। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ पर एग्रीकल्चर का परसेंटेज डिक्रीज़ हो जाएगा, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आज से मैं 50 साल पहले या जब हम इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया तब की बात करें तो वहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग उस टाइम पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते थे, और आज बहुत ही कम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज चला रहे हैं या किसी सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो एग्रीकल्चर डिक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्री एंड सर्विस इंक्रीज़ हो रही है। द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयड हैं, मीन्स उन्हें वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो वो अदर सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ करते हैं कि इंडिया के किसी फार्मर के पास एक लैंड है छोटी सी जहाँ पर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है। अब उस फार्मर के पास 2 बेटे हैं। फार्मर खुद भी काम कर रहा है, 2 बेटे भी काम करवा रहे हैं, जबकि उस लैंड पर तीनों की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों की ज़रूरत नहीं है मीन्स अगर कोई एक फार्मर भी काम करेगा तो भी चलेगा, या उसके साथ सिर्फ एक बेटा काम करेगा तो भी काम हो जाएगा। अब एक बेटा बिल्कुल फ्री है या समझो काम कर भी रहा है तो तीनों को थोड़ा सा काम मिल रहा है। तो वो जो एक बेटा है फ्री है वो किसी दूसरे सेक्टर में जाएगा, वो किसी फैक्ट्री में जाएगा मजदूरी करने या किसी दूसरे सेक्टर में अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढेगा। तो इसे कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, एडिशनल पर्सन्स हैं, वो सब अदर सेक्टर में जाकर अपना एम्प्लॉयमेंट सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच टाइम एंड मनी इज़ सेव्ड। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज फॉल ड्यू टू सच सिस्टमेटिक चेंजेस।
अगर कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है तो पहले हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एनिमल्स का यूज़ करते थे, अब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, और ऐसे सिस्टमेटिक चेंजेस की वजह से हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है और पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। नाउ डेफिनेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये किसने दिया है? ये बाय मिशेल टोडेरो। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी के पास पैसा आ गया, किसी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। नहीं, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बाकी है। आपकी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास आज से 10-20 साल पहले कुछ भी नहीं था और आज उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, तो वो होगा उनका ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट होना तो अलग ही बात है, उसमें मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस देखा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस which increase the factors of production and create change in the technique of production, due to which per capita income continuously increase and the standard of living continuously rises, respective of whether population remains constant or increase. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है विच इंक्रीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। एंड क्रिएट चेंज इन द टेक्निक, हम अपनी टेक्निक में भी चेंजेस ला रहे हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मीन्स हम ऑटोमेटिक मशीन्स इंस्टॉल कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए। ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही हो या ना हो रही हो। सो डेवलपमेंट का मतलब हुआ हमने अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाया, प्रोडक्शन के टेक्निक्स भी चेंज कर दिए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो गया, हमारे पास पैसा भी इंक्रीज़ हो गया। इन सबको मिलाकर जो कॉम्बिनेशन सेट होगा उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। सो ग्रोथ मीन्स सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस, सिर्फ पैसा आना, एंड डेवलपमेंट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज़ होना, ऑटोमेटिक मशीन्स की तरफ जाना, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना, प्रोडक्शन टेक्निक्स का इंक्रीज़ होना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।